कार्यक्रम के स्वागत सत्र में हम चाहेंगे कि अतिथियों को मैं बता दूं है वो लगभग 70 साल पुरानी है। 1952 से लगातार यहाँ पे नाटक के कार्यक्रम होते आए हैं। नाटक में भी कई तरह की सामाजिक जागरूकता का हम लोग बार बार संदेश देते रहते हैं। मुखिया जी भी कई बार यहाँ पे पधारे हैं, रोशन कुशवाहा जी भी आए हैं और कुछ नए अतिथि आए हैं जो हमारी संस्था कई तरह के जो महापुरुष हैं उन पे हम लोग कार्यक्रम और अपने नाटक के माध्यम से जागरूकता बताते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। और यहाँ पे कार्यक्रम में कई तरह के हमारे महान कलाकार भी आए हुए हैं, जैसे कि राजेंद्र सिंह जी, बैजनाथ बाबू, ऐसे पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय से लोगों का दिल जीता है। और ये जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अप्पू जी मुंडा पुलिस हमारे समक्ष है। तो मैं उससे चाहूंगा कि वो आकर के हमारे सहदेव कुशवाहा जी को पुष्प मालाओं से उनको सुशोभित करेंगे। अप्पू कुमार जो कि हमारे बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे इन्हीं के मेहनत से ये हम लोग कार्यक्रम संपन्न कर पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अप्पू जी सहदेव जी को एक माल्यार्पण करें। सहदेव उसके बाद मैं चाहूंगा कि गुंजन कुमार जो कि हमारे नाटक के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, हमेशा शांत रहते हैं, उनसे चाहूंगा कि वो आएंगे और छात्र राजद के अनूप मौर्य जी को वो पुष्प मालाओं से सम्मानित करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे गांव के वार्ड प्रतिनिधि श्री गुड्डू कुमार जी आए और हमारे चंदा पंचायत के पूर्व मुखिया जी को पुष्प मालाओं से सम्मानित करें। सौदी कन्या जी से मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे रोशन कुशवाहा जी को जो छात्र संगठन आयशा के सदस्य हैं, जिला कमेटी के मेंबर है, उन्हें पुष्प मालाओं से सम्मानित करें। सौदी कन्या पंजाब बाबू से हम चाहेंगे कि वो मुखिया जी को एक पुष्प माला से सम्मानित करें। राजेंद्र सिंह जी को पुष्प मालाओं से सम्मानित करेंगे। रामजी बाबू से हम चाहेंगे कि वो आए और मुखिया जी को सम्मानित करें।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, सारी विरासतों को समेटते हुए अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अनूप मौर्य जी को। देश समाज में जो गतिविधियां आजकल चल रही है वो हर चीज को एक दिशा में मोड़ देने की, उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने सोचा कि जो बातें हैं उसको सही सलामत लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि कई तरह की शक्तियां समाज में काम कर रही है जो हर चीज को अपने तरफ मोड़ना चाह रही है। कार्यक्रम को करने का पीछे उद्देश्य नहीं जानती है, नहीं समझ पाती। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का जितना भी इतिहास है वो ईसा पूर्व में, और आप लोग जानते हैं कि जब मुगल आए और उसके बाद अंग्रेजों का यहाँ पे शासन हुआ, उसी के अंतर्गत कई सारे ऐसे रिसर्च हुए, विदेशी फिलोसफर आए और उन्होंने सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध को खोज निकाला और इनको भारत में स्थापित किया। और कई सारे बहुजन लेखक, इतिहासकारों ने इनके बारे में बताया। उसके बाद काशीराम साहब, अम्बेडकर, फूले, पेरियार जैसे महापुरुष हुए, ललाई प्रसाद, जगदेव प्रसाद जैसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने सम्राट अशोक, बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य पे रिसर्च किया और इनको खोज निकाला। तो मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग और जो भी 90% आबादी है, बहुजन आबादी है, शोषित, पीड़ित, वंचित, दमित जो जनता है वो अपने पूर्वजों को, अपनी विरासत को किस तरह से संजो कर रखेगी, इस तरीके का और जो भी ये विचार है उनको हम लोग आपस में बांटने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को आज रखें और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करते हुए जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पे आए अतिथियों का स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको परिचय सत्र में ये बता दूं कि हमारे सबसे दाहिने तरफ से सहदेव कुशवाहा जी हैं जो पटियाला निवासी हैं और तेज तरार छात्र नेता का काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है सहदेव कुशवाहा जी। ठीक उनके बगल में ग्राम पंचायत चंदा के पूर्व मुखिया जी हैं जो 2-3 कार्यकाल तक लगातार मुखिया रहे हैं और बड़े पर्सनालिटी हैं। तो मैं इनका परिचय कराता हूँ कि ये इनका नाम जयशंकर मुखिया जी है, सब लोग इनको मुखिया जी के नाम से जानते हैं। उनके ठीक बगल में आपके समक्ष विराजमान है अनूप मौर्य जी जो छात्र राजद के जिला अध्यक्ष हैं। मेरे ठीक बगल में रोशन कुशवाहा जी हैं जो छात्र संगठन आयशा के यहाँ के सदस्य हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा कार्यक्रम को शुरू करते हुए कि जो भी अतिथि आए हैं वो लोग पहले बारी बारी से आकर के सम्राट अशोक के तैल चित्र पर माल्यार्पण करें। उसके साथ ही हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बड़े भाई और छोटे भाई सभी को नमस्कार। आज हम सभी सम्राट अशोक नृत्य कला केंद्र के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम सभी सम्राट अशोक की जयंती पर उपस्थित हुए हैं। सम्राट अशोक के महान कैसे हुए हम उससे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नौजवान के बारे में सबसे पहले मुझे याद है कि उस समय स्कूल का समय था जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था और स्कूल में मिशन स्कूल आरा में कैथलिक, तो वहाँ पर हम पढ़ते थे। तो सर के द्वारा बुलाया गया और पूछा गया
कि आपका कास्ट क्या है। तो हमको समझ नहीं आया कि कास्ट और जाति क्या होता है। उस समय हम दूसरे क्लास में थे, तो हम अपने घर गए और दादाजी से पूछे कि हमारा कास्ट क्या है। तो दादाजी बताए कि कोई। तो हमको लगा कि कोई कैसा नाम है, कोई मतलब कि थोड़ा अच्छा सुंदर नाम होता, थोड़ा उसको बोलने में अच्छा लगता। तो फिर हम उसके बारे में पूछने लगे, बताने लगे। तो स्कूल में जब आए तो और सब लड़का सब जब बोले कि मेरा कास्ट कोई नहीं है, तो मतलब क्या इच्छा व्यक्त करना उन सबसे मैं पूछने लगे कि आप लोग क्या कास्ट है। तो वो कुछ उसमें से बोले कि वो राजपूत है, कोई बिहार बोले, कोई कुछ बोले। तो उसमें से एक राजपूत का मतलब राजपूत समाज से एक लड़का बोला कि हम लोग राजा के बेटे हैं, तो हम इसलिए राजपूत है। तो फिर मेरा मतलब दिमाग चकरिया गया कि ये तो राजा का बेटा बता रहा है, तो हम लोग क्या है। तो फिर हम अपने घर पर फिर गए और दादाजी से पूछा, तो उन्होंने सम्राट अशोक का नाम लिया और किताब दिया सम्राट अशोक जी का बुक, और उसी में जो हम बोल रहे हैं और उसके बारे में पढ़ने लगे। और जब हम अपने इतिहास और जानने लगे तो विद्वान होने लगा कि वो सम्राट अशोक के वंशज है। लेकिन सम्राट अशोक और मेरा वंश महान कैसे हुआ। सभी जाति में कुछ न कुछ अपना अपना गुण होता है। तो हमारा जो जाति था वो मौर्य समाज कुशवाहा है। तो उसके बारे में पता करने लगे कि हमारा समाज महान हुआ कैसे। तो पता चला कि जो हमारे मौर्य वंश के समाज के लोग थे वो सभी जातियों का सम्मान करते थे और उनका जो भी दुख दर्द और समस्या था उनका निवारण करते थे। इसीलिए हमारे समाज में महतो जी का दलान प्रसिद्ध था। महतो जी का दलान का मतलब ही नहीं था कि वहाँ पर महतो जी आकर बैठ गए, रहा यूं करके चले गए। महतो जी के दलान में वहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग आते थे और वहाँ पर सलाह मशवरा करते थे कि हमारे पास यह समस्या है, इसको कैसे किया जाए। तो वहाँ पर महतो जी न्याय और शांति और अहिंसा के मार्ग पर जो हमारे कोयली के नेता कारण थे उन्हीं के राह पर वो बात बताते थे कि इसको ऐसे ऐसे करना है। तो हमारा जो महतो जी का दलान है इस तरह मतलब प्रसिद्ध था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा होता है तो सम्राट अशोक जी इतने महान हुए, इतने ताकतवर हुए, तलवार के नोक पर सभी जगह अपना राज्य स्थापित करते थे। तो फिर आखिर उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। तो जब वो कालीन का युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध में विजय हुआ और लाखों लाखों जब हत्याएं हुए उनका खून देकर जब उनका विजय था वो दबल गया। वो सोचने लगे कि आखिर क्यों इतना मतलब मारने के बाद ये क्या राज्य शासन किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो मतलब कि शांति और अहिंसा से लोगों पर विरोध राज किया जाए और एक बृहद साम्राज्य का स्थापित किया जाए। तो उस समय सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो क्या उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर अपनी शक्ति कम कर ली? नहीं, वो अपनी शक्ति को बढ़ाते गए, अपनी सेना भी बढ़ाते गए, बहुत सारी चीज को स्थापित कर लिए ताकि दूसरे राजाओं या विदेशी ताकतें उन पर आक्रमण न करें। और उसके साथ अपने साम्राज्य की ताकत बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म की अपने प्रचार में रखते। उसी प्रकार जब उसके आगे बढ़ते हैं तो आते हैं भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी संविधान का निर्माण करते हैं जिसमें सभी जातियों धर्मों का एक मापदंड तैयार करते हैं कि किनको कैसे क्या मिलना चाहिए। फिर उनके पास भी यही प्रश्न आता है कि मतलब हिंदू में रहकर हिंदू ब्रह्मवादी या जो भी मतलब कि जाति धर्म है उसका विरोध कैसे किया है। तो उनसे मुसलमान आकर बोले कि आप मेरा धर्म अपना लीजिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि वो कैसे अपना ले। हिंदू धर्म जो कि हिंदू मतलब कि हीन भावना से देखने वाले ऊंच नीच, और उसके बाद दूसरा है मुसलमान धर्म, उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं पकड़ और विश्वास छिपा हुआ है। क्रिश्चियन है वो बोले कि हमारा ईसाई धर्म अपना लीजिए, बहुत अच्छा है। फिर भी भीमराव अम्बेडकर को नकारते हुए बौद्ध धर्म पर आए। बौद्ध धर्म पर आए इसलिए आए कि बौद्ध धर्म में कोई बंधन नहीं था। देखते हुए देखा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, पेरियार और उसके बाद महात्मा, सभी पांचों जो हमारे पूर्वज थे उनके बातों को बुद्धि विवेक से अपने विचारों से उसको देखते हुए आकर उन्होंने एक थे
गोल तैयार की, जिसमें उन्होंने कहा 100 में शोषित है, 90 भाग हमारा है, बाबा साहब का सबका एक जो तुम्हारा नारा है, उनका नारा लग गया है। और वो सभी समाज को 90% वोट लेकर चलने लगे। तो हमको सोचना चाहिए कि कुछ जो समाज में वो जाति चाहिए, समाज में जाति नहीं है, क्योंकि जो हमारा समाज है 90% शिक्षित हो चुका है, कहीं ना कहीं उनका क्रांति आ गया है। तब उनको कैसे मतलब शिकंजा कसा गया, तो उन्होंने एक नियम बनाया और उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो है सेकेंड स्थान पर होकर फर्स्ट पर हमारे समाज के लोगों को रख कर उनको शोषित करना है। तो इस तरह से वो लोग हमारे ऊपर शोषित करते हैं, हमारे ही आप शोषित करवाते हैं। तो सभी हम बेटी पार्टी से आते हैं, हम लोग तो लालू जी को देखते हैं, आखिर उन्होंने 90% के ऊपर किया, लेकिन क्यों कहा पड़ा, आखिर क्यों उनको एक ही बार 22 सीट पे आना पड़ा, 22 सीट पे कहा ना पड़ा। जब मोदी अपने हिंदू को बेटी आ रही है और हम लोग भी अपना मोदी आ रही है कि हम हिंदू है, तो लड़ाई हो जाती है एक नंबर के हिंदुत्व में। जब हिंदुओं का बात है, जब बीजेपी और आरएसएस में अच्छा है, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि उसको शिक्षा और जो हमारे और बहुत की किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए और उसे सीखना चाहिए कि हमारा इतिहास कहा जा रहा है। अब यही लालू जी खड़े होकर बहुत को बढ़ावा देने लगते और सभी समाज को शोषण करने लगते, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर हो जाता। आखिर नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी में सब बाहर जाते हैं तो बुद्ध के नाम लेते हैं, बुद्ध की ज्योति से है, क्यों नहीं करते प्रोग्राम के ज्योति से होगा। तो ये सब बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको समझना होगा। आज हम सभी सम्राट अशोक जी की जयंती पर उपस्थित हुए हैं। सम्राट अशोक जी वो कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किए, उसी चर्च पर नीतीश कुमार जी भी है कि हम कहीं ना कहीं लौकिक समीकरण चलाएंगे। लौकिक समीकरण का हम उसका इतिहास खोजने गए कि लौकिक शब्द आया कहाँ से, तो फिर पता चला कि लोग कहते हैं कि राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो हम बोले कि राजपूत ने बोले कि राम जी को जो कहते हैं लोग कि राजपूत समझते हैं, तो फिर उनका जो 2 पुत्र हुआ लव और कुश उसके लिए विश्वास कहाँ से होता है। तो कहीं ना कहीं से हम लोग छावने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपना इतिहास जानना होगा और उसके लिए फिर कभी उसको विशेष रूप से चर्चा होगा और हम अपना समय आगे के वक्ता लोग को देना चाहेंगे। सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखेंगे कि सड़क निर्माण हो, सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण हो या बीच बीच में कुआं खुदवाने का काम हो, वो सारे महान कार्य उस समय के सम्राट अशोक जी के दिमाग में थे और उनका सोच इतना दूरदर्शी था कि आज आप देखेंगे कि नए नए हाईवे बन रहे हैं, उनके ना कोई पेड़ का ठिकाना है, ना ही कोई पानी पीने का ठिकाना है। आप 100 किलोमीटर ऐसे ही चले जाएंगे, बहुत अच्छा रोड बना है, लेकिन उसमें न पानी का व्यवस्था है और न ही कहीं पे कोई वृक्ष है। उस समय हमारे पास उनके वो विचरण करे। मैं एक बात निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक अगर आज होते तो वो सड़क के साथ वृक्षारोपण तो करवाते ही, उसके साथ साथ वो हर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर शौचालय का भी व्यवस्था करवाते। तो जिस तरीके से हम लोग विपत्तियों के गिरोह में फंसते जा रहे हैं, ये बहुत ही घातक है हमारे लिए। उस थ्योरी को नकारना ये बहुत ही दुखद है। आप जानते हैं कि आज भी बिहार में जितने भी जिलाधिकारी हैं, उनको जिलाधिकारी तो कहा ही जाता है, लेकिन जिला समाहर्ता कहा जाता है। और जो वहाँ पे रहते हैं जिलाधिकारी, घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, उसको समाहरणालय कहा जाता है। आप जानते हैं कि समाहर्ता जो है वो सम्राट अशोक के समय में जो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, जिला को चलाने वाले, उनको समाहर्ता कहा जाता था और जहाँ वो रहते थे उन्हें समाहरणालय कहा जाता। तो उसी विरासत को आज भी सरकार बचाते हुए आप देखेंगे कि कई जगह हर जिले में जिला समाहर्ता उन्हें जिलाधिकारी को कहा जाता है, डीएम को, और वो जहाँ रहते हैं उन्हें जिला समाहरणालय कहा जाता है। तो इस तरह के तमाम आप देखेंगे
कि शेर शाह सूरी का जो सिस्टम था, जो लगान उनका ये था, जमीन मापने का जो उनका मापदंड था, वो सारी चीजों को आज भी सरकार मानकर चलती है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का जो थ्योरी था कि हर सड़क के किनारे वृक्षारोपण हो, पेयजल का समुचित व्यवस्था हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके के तमाम मानवीय कार्यों का उन्होंने सूत्रपात किया, शुरुआत किया। आप देखेंगे कि शिलालेख का शुरुआत जो है उन्हीं के कार्यकाल में शुरू होता है। जो आज भी आप देखेंगे कि सड़क निर्माण जब भी होता है तो उसके शुरू में और आखिर में एक शिलालेख लगा हुआ रहता है। आज भी आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक सड़क निर्माण का, तो ये जो शुरुआत है ये सम्राट अशोक का ही है। इस तरह के तमाम मानवीय धर्म उन्होंने जाकर के आखिर में बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कराया। ये कई लोगों के दिमाग में आता है कि सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का इतना प्रचार कराया, तो बौद्ध धर्म के लोगों के और बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो भारत में सबसे कम क्यों यहाँ पे बहुत कम पाए। आप सभी इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सम्राट अशोक के जो भी शासन रहा, उसके बाद दशरथ आए, धृतराष्ट्र आए, कुणाल आए और उसके बाद जो है उसका सेनापति जो कि एक ब्राह्मण था, उन्होंने अपना जो है आधिपत्य स्थापित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने सारे जो भी बौद्धिस्ट थे उनको एकदम से कटवा दिया, मरवा दिया। और आप जानेंगे कि ये जो है इतिहास में एक तरीके का हवा उड़ाया जाता है कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, जबकि ये उतना सच बात नहीं है। आप देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो इससे भी ज्यादा क्रूरता से सारे बौद्धिस्टों को हिंदू में जबरदस्ती कन्वर्ट कराया। जो भी हिंदू धर्म नहीं अपनाए उनको आज भी मतलब आज उन्होंने सारे बौद्धिस्टों को कटवाने का काम किया, मरवाने का। मतलब कि कई विचारक ये भी कहते हैं कि वो एक काल्पनिक किसी देवी देवता के मूर्ति के सामने वो बौद्धिस्टों के सर को ला करके वहां पटकने को कहा, वो ऐसे स्वर्ण मुद्राएं देता था कि जितने सर लेकर आओगे बौद्धिस्टों के उसके अनुसार उन्हें तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। कई जो थे लालच में कई लोग ये भी सर को कई बार दिखाकर कई स्वर्ण मुद्राएं ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पत्थर मिला करके उसके सर को कुचल दो तो ये मुद्रा मिलेगी, इससे दोबारा उसको यूज न किया जाए। साथियों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो प्रथा आज भी जारी है कि वो जो आदमी का जो शक्ल दिखता था वो नारियल में दिखता है। आप लोग देखेंगे कि वो आदमी जैसा कुछ उसमें दिखता है, तो आज भी हम लोग पत्थर पर जब नारियल तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सिस्टम बदल गया। जितने भी बौद्धिस्ट थे वो लोग सिर मुड़ाकर रखते थे। इन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणवादियों ने सिर मुड़ाने शोक का प्रतीक बना दिया, शोक का प्रतीक बना दिया सिर मुड़ाने। आज हम सिर मुड़ा ले तो कोई अचानक कुछ हुआ है क्या लगे। जितने भी ये पीपल के वृक्ष थे उस पर घंटा टंगवा दिया कि वहां से पीपल के वृक्ष से घृणा लोग करने लगे। दक्षिण दिशा में बुद्ध ने दक्षिण दिशा में बैठ करके ये अपना ज्ञान प्राप्त किया, तो दक्षिण दिशा को उन्होंने अपवित्र बना दिया। आज भी कोई अगर इससे ब्राह्मणों से पूछेंगे कि हमारा घर का दरवाजा जो है दक्षिण में, तो नहीं, दक्षिण में नहीं होना चाहिए, वोट पाप ये। तो इस तरह से बौद्धिस्टों को समाप्त करने के लिए, बौद्धिस्ट जो धर्म है उसको जड़ से काटने के लिए इन लोगों ने तमाम तरह के प्रपंच रचे। जो भी यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के शोषित वंचित समाज है, उसको दक्षिण में फंसा दिया, दक्षिण को एकदम से ये कर दिया इन लोगों ने। तो इसके पीछे और कारण है कि दक्षिण भारत के जो लोग थे वो बहुत ही सशक्त थे। शुरू से भी दक्षिण भारत के थे और दक्षिण भारत में भी उन्होंने सामाजिक जागरूकता का काम किया। तो ये बातें हैं, इनको जानना और समझना पड़ेगा किस तरीके से हमारे विरासत को मटिया मेट किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी अगर हमारे डीएनए टेस्ट कराया जाए तो हम लोगों में बौद्धिस्टों के अंश पाए जाए। तो इस तरीके से जबरदस्ती हमें हिंदू में कन्वर्ट किया गया।
जबकि हमारा विरासत जो है वो बौद्धों का रहा है, बहुत महान रहा। तो साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा। मैं मुखिया जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में सहदेव जी कुछ हम लोगों को संबोधित करें, और उसके बाद मैं मुखिया जी को बुलवाऊंगा, और उसके बाद रोशन कुशवाहा जी जो छात्र संगठन आयशा के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो बोलेंगे, और उसके साथ ही हम लोग कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सहदेव कुशवाहा। अशोक के बारे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब भी नहीं जानते, तो इसीलिए हम भी आए हुए हैं कि कुछ इस सब बच्चों को बताया जाए ताकि ये सब बच्चे समझ पाए अशोक के बारे में, कुछ लोग समझ पाए। यही लोग कहें कि बच्चों सबको सिखाया जाए बुद्ध के बारे में, अशोक के बारे में, जंगल प्रसाद के बारे में, ये सब के बारे में बताया जाए। और कुछ नहीं बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद मैं चाहूंगा कि मुखिया जी जो कि चंदन पंचायत के, कि वो हमारे सभा को संबोधित करें। सबसे पहले सम्राट अशोक के जो हम लोग के पूर्वज थे, उनके जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर हम लोग ये कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ सबसे पहले, और मैं विशेष रूप से धनंजय जी को आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, ये बहुत ही सराहनीय और समाज के प्रति आपकी सोच विकसित करता है। कोई होता है जब वो समाज का मनोबल ऊंचा रहता है। आप देखेंगे मेरे छोटे भाई बापूजी जितना भी बताना था उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि एक जाति का जब टैग लगता है और समाज किसी समाज में ही रहना है, तो एक राजपूत का लड़का से जात पूछिएगा तो गर्व से कहेगा हम राजपूत। देखिए ये संस्कार और इतिहास हम लोग के घर में, हम लोग भी छोटा से बड़ा हुए, लेकिन कभी कोई नहीं बताया कि तुम उस वंश के एक पुत्र हो। चाहे हमारे वंशज वैसे थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, हम लोग राजा वंश के शासक वर्ग के शासक हम लोग हैं, शासन करने वाले समाज से उत्पन्न हुए उस जाति के। वो बहुत सी उसमें बातें हैं, कैसे हम लोग कमजोर हुए, कैसे हम लोग अपने आप को छोटा महसूस करने लगे और किस तरह से हम लोग को छोटा बनाया गया। इसमें बहुत सी कारण है और ये जो परिचर्चा है, मैं धनंजय जी आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर इस तरह का कार्यक्रम हो तो कुछ बृहद तरीका से एक प्रखंड स्तरीय आप इस तरह की परिचर्चा करें
और उसमें अपने समाज के लोगों को बुलाए। देखिए कोई भी, हम एक समाज, मेरा समाज तो एक है, हम जाति के एक है, मेरा विचारधारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जाति तो वही है। हम अलग अलग विचार रखते हैं, वो स्वाभाविक है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म एक है, ये जाति से हम है, उस जाति को कैसे उठाया जाए। हम कहीं भी रहें, हर कोई जरूरी नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग रहे, लेकिन जहां रहे वो पहले अपनी जाति के विषय में, अपने समाज के विषय में। आज हम लोग भी एक मुहावरा सुनते हैं, पर ज्यादा हमको भी नॉलेज नहीं है सम्राट अशोक के जीवन पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ कि जो भी वक्ता धनंजय जी ने कुछ बताए, कुछ मौर्य जी भी बताए, तो इस तरह की परिचर्चा होने से एक जो आदान प्रदान होता है ज्ञान, जो हमें जानकारी नहीं है वो बोलेंगे तो हम उसका जानकारी हमको मिलेगा, हम कुछ बोलेंगे तो उनको जानकारी होगा। हम सब एक मुहावरा है कि जो जीता वही सिकंदर, आप लोग भी सुनते होंगे, ये सब बच्चा लोग भी सुनता है, जो जीता वही सिकंदर। मतलब सिकंदर, ये कोई नहीं बताया कि जो सिकंदर को हराया वो कौन था। सिकंदर को सब लोग इतना इतिहास बताता है कि सिकंदर हरवे नहीं, जो जीता वही सिकंदर, इतना सिकंदर को महान बना दिया। अब उस सिकंदर को हराया कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य की कहीं चर्चा नहीं है। ये कैसी विडंबना है कि सिकंदर की चर्चा होती है जो विदेशी था, विदेशी आतंकी था, जो भारत में राज किया, भारत में आया, भारत को गुलाम बनाने के लिए, लेकिन संपूर्ण भारत को गुलाम नहीं बना पाया, और वो आपके समाज का राजा चंद्रगुप्त मौर्य उसको हरा करके भेजा, और उसके सेनापति जो यूनान से था, उसके सेनापति सलूकस की लड़की से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा क्यों नहीं होती है? ये सोचने वाली बात है कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य की जितनी चर्चा, जितनी महानता भारत देश में होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं हुई कि आपके भारत देश में, हमारे देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, ब्राह्मण लोग का एक टैग था। हिंदू धर्म में ब्राह्मण और राजपूत दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, एक है बुद्धिजीवी और एक है बलशाली। दोनों मिलकर के जिस तरह से चाहा उस तरह से देश को चलाया, और उस तरह से देश का इतिहास हमें पढ़ाया और देश का इतिहास रचा। तो आज जब तक हम महसूस नहीं करेंगे कि हम एक राजा के औलाद हैं, एक राजा के कुल के हम बच्चा है, और हम कहीं भी जाए, कोई भी, ठीक है, कोई भी जाति होगा, लेकिन अपने आप अपनी जाति से गर्व कीजिए। हम कोई है, हम कुशवाहा है, हम मौर्य हैं। बहुत से लोग हम लिखते थे अपना टाइटल जैसे सिंह, क्योंकि मेरे पिताजी लोग सिंह लगा दिए। कुछ उस समय प्रचलन था कि बाबू साहब को आगे के लिए तू सिंह लिख दो, हम सिंह लिखा, हम पूरा छूट कहते हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, लेकिन वो चीज ठीक नहीं है। तुम सिंह है तो हम कुशवाहा है कुशवाहा, तो हम अपना टाइटल, अभी मेरा सर्टिफिकेट टाइटल हो गया जयशंकर सिंह, लेकिन हम अपना टाइटल सब जगह बदल दिए जयशंकर कुशवाहा। लोग ये फर्क नहीं है। सिंह से होता क्या है कि मैं बहुत जगह जाता था
तो बाबू साहब जो थे परिचय पूछते थे, राम नाम जय शंकर सिंह। वो होता था क्या कि अब तो टाइटल से पता नहीं चलता था कि कुशवाहा है, वो समझता था कि राजपूत है। और मेरे जाति के लोगों के विषय में अनलीगल बातें हम हमारे सामने चालू कर देते थे, तो हमको कहना पड़ता था कि देखा भाई गलती कर रहा हम कुशवाहा। तो पहले ही पूछे कि पहले ही कारण बता दीजिए कि हम कुशवाहा से चेक हो जाए, हमारे मुंह पर तो कम से कम शिकायत नहीं करेगा। तो टाइटल जरूर रखिए। और मैं जाति ऐसा नहीं कि टाइटल मैं कह रहा हूं कि टाइटल रखिए, ये परिचर्चा है क्योंकि हम अपना बात शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छा मंच है, भले कम लोग हैं, कम लोग हैं, वो बात कोई नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, बहुत लोग हो और उस प्रोग्राम से कोई कुछ लेकर के नहीं जाए तो वो प्रोग्राम का कोई औचित्य नहीं। अगर छोटा ही प्रोग्राम है और उसमें 10-20 लोग भी हो और उसमें 5 लोग उस प्रोग्राम का जो प्रोग्राम करने का औचित्य है वो लेकर के चले गए तो बहुत बड़ी बात। तो ऐसी बात नहीं है कि छोटा प्रोग्राम है, 10 ही आदमी है, 10 ही लोग हम अपने आप को समझेंगे, 10 लोग जाएंगे तो 100 आदमी को जाएंगे। तो मैं विशेष रूप से जो हम लोग को एक साजिश के तहत हम लोग निश्चित रूप से शासक वर्ग थे, हम लोग का अधिपत्र था। हम तो आज भी कहीं चर्चा होता है तो लड़ाई कर देते हैं, बाबू साहब के साथ भी बैठते हैं, पंडित जी के साथ भी बैठते हैं। कभी बात होता है, एक पंडित जी थे तो बोले कि राम जाति के नारा, हम कहते कि कौन जाति के रहो, यो बता दी कुशवाहा नाम हो ताकि कौन जाति के रहो। बाबू साहब रहता तैयार तक आसमान में रहता, ये वो कोटा रियासत के मालिक शाहाबाद के कुंवर सिंह राजपूत रहन। आज जिंदगी भर हम किसी का बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत बता दें, जिंदगी भर अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का गुलामी किए। और जब अंग्रेजों ने उन पर चढ़ाई किया, उनका अधिपत्य छीनना चाहा, तो अपना अधिपत्य बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और हारे भी। उनकी कथा आप सुनते होंगे, ऐसी कथा सुनाई जाती है कि जैसे वो बहुत महान थे। हम लोग सुनते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। अरे मगध है, जो धरती है चंद्रगुप्त मौर्य की है, ये कोई नहीं कहता है। सम्राट अशोक, जो कंधार तक कोई ऐसा देश में राजा नहीं हुआ किसी जाति का। आप भी कहीं सर ऊंचा करके बात कीजिएगा कि आप पूछिएगा बोलने वाले से कि आप राजा वंश के हो, राजपूत वंश के हो, किसी ऐसे राजा का नाम बताओ जिसका शासन कंधार तक था, अफगानिस्तान तक था। हम उस कुल के हैं जो मेरा राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासन कंधार और अफगानिस्तान तक था, भूटान तक था। उतना बड़ा कभी भी भारत देश का भौगोलिक क्षेत्र नहीं रहा किसी भी राजा का, जो एक कुशवाहा राजा के शासन काल में रहा। तो ये गर्व करने की बात, और ये जब आप जानेंगे तब अपने आप को आप समझेंगे कि हम महान हैं। और जिस दिन आप जानिएगा, जिस दिन आप अपने को समझने लगेगा कि हम ऊंचे कुल के हैं, हम महान हैं, तो आप अपने आप को कभी भी छोटा महसूस नहीं कीजिए। आज
बात आती है अम्बेडकर की। आज कुछ दिन पहले 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती था। हरिपुर गांव में हरिजन समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, वहां पर अम्बेडकर जयंती का आयोजन पटना से बहुत दूर से लोग आए थे, बड़ा कार्यक्रम था। उसमें हमको लोग अतिथि के रूप में रखा। सब लोगों ने बोला अम्बेडकर जी के विषय में 75 साल से आजाद हो गया, आज तक खत्म नहीं हुआ, आज तक असमानता खत्म नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब बात। लेकिन देखिए अम्बेडकर साहब जो एक ऐसी बात नहीं है कि हरिजन समाज या दलित समाज के लिए कुछ कर गए, वो बहुजनों के लिए सब कुछ दे करके गए। अब जरूरत है आपको लेने की। आज 75 साल हो गया, मैं उन लोगों से सवाल कैसे बताइए कहाँ पूरा छूटता है। आज पूरा छूट है आप निकाले हुए। मैंने उन लोगों से कहा कि आप कह रहे हैं कि पूरा छूट नहीं मिला, सरकार पूरा छूट नहीं मिला पाई, हमको समानता नहीं दिला पाई। अम्बेडकर साहब को दे करके चले गए। अम्बेडकर साहब आप क्या चलाएगा तो हम उन लोगों से सवाल किया कि जिनका हक आप सुनिएगा वो आपसे लड़ाई करेंगे। अम्बेडकर साहब जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, उन लोगों से कटौती करके उनमें से हक छीन कर सभी लोगों में बांटा। उनको तो दुख होगा, वो अम्बेडकर जयंती आज नहीं मनाते हैं, मनाते भी हैं तो किसी कारणवश मनाते। आज एक परीक्षा से हम लोग फेसबुक पर भी, आप लोग बहुत लोग फेसबुक देखते हो कि चलाते हो, आप फेसबुक पर मित्र लोग बहुत हैं, हर जाति से बिलोंग करने वाले ट्रेंड होते हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कभी भी एक उच्च वर्ग का कोई जो फेसबुक ट्रेंड है वो अम्बेडकर जयंती पर शुभकामना और अम्बेडकर जयंती की बधाई नहीं देता। वो बधाई कहां से आती है? तो बैकवर्ड और दलित वर्ग से फेसबुक पर आपको बधाई देते। आपके भी मित्र होंगे, हमारे भी मित्र लोग हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं कह पाता हूं क्योंकि उस समाज में रहना है। समाज में हर कोई लड़ाई नहीं कर सकता, लड़ाई करके आप जिंदा नहीं रह सकते। जब तक लड़ाई से समाधान भी नहीं, उसी में एडजस्टमेंट एक बीच की रास्ता है, तो उसमें एडजस्टमेंट करके अपने आप को चलना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। आइए छोटे भाई मौर्या जी राजद के भी बात उन्होंने छेड़ा और आरएसएस और भाजपा के भी बात उन्होंने रखा। मैं जमीन का यहाँ पर खंड अध्यक्ष हूँ, क्योंकि ये भाजपा आरएसएस और राजद की बात न करते तो मैं भी शायद इस मंच से उस तरह का पॉलिटिकल बात नहीं करता। आज भाजपा है, उसका क्या नीति है? उसका चुनाव का नारा है क्या? जय श्री राम और पाकिस्तान। उसका नारा ही है जय श्री राम और पाकिस्तान। कहीं भी आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, जय श्री राम और पाकिस्तान। कहीं भी पूछेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम। बस उसी पर वो वोट सेलेक्ट करता है। और बंधु में यहाँ सब हम लोग अलग अलग रहे भी, हर जगह रहे, ये चाहिए भी। राजद का क्या है? भाजपा डर दिखाता है हिंदुओं को मुसलमान से, और राजद डर दिखाता है मुसलमानों को हिंदुओं से। अंतर क्या है? भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा,
आज अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप चलते हैं, मैं कुछ और बातें पर्सनल बात करना चाहूंगा। मैं 3 बार मुखिया आपके पंचायत से हुआ, बगल के पंचायत से आपका गाँव, मैं अपना पंचायत ही अपना गाँव ही मानता रहा। लालू जी के रिजल्ट में भी भाई साहब मैं मुखिया था। बिहार की ऐसी स्थिति थी कि 5 साल में हमको 14 लाख रुपया खर्च करने के लिए मिला। गरीब के नेता, गरीब के मसीहा, इंदिरा आवास के जो आता था साल में उसमें से 60% बागेट भाई को दे देना। आप गरीब के मसीहा हैं, पैदा नहीं कीजिएगा तो गरीब उठेगा कहाँ? गरीब के मसीहा कब है जब गरीब को उठाने के लिए कुछ कीजिए, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। तो मैं कंपेरिजन करता हूँ उस शासन में और आज के शासन में। आज हमारे पंचायत के जो मुखिया है बर्जर है, और अम्बेडकर जी की बात ये उस परिप्रेक्ष्य में मैं कह देना चाहता हूँ। अम्बेडकर जी ने कहा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो और उसके बाद संघर्ष करो। हमारे यहाँ आयशा के हमारे नेता छोटे भाई छात्र नेता है, और खुशी की बात है कि हम कुछ की चर्चा करेंगे, इसलिए कि हम लोग एक समाज के हैं, अलग अलग प्रस्थान से हैं, बात अलग है। भाई साहब, माले का संगठन लालू जी के रिजल्ट में बहुत सशक्त था। 11 और 13 विधायक पूरा करते थे, लेकिन आज भी संयोग से आज भी 12 है। 3 से बढ़कर के आज परिस्थिति वैसी आई कि आज 12 हो गए। अच्छी बात है, जिससे हमारे समाज का भी प्रतिनिधित्व अच्छा खासा है, ये हम खुशी होता है। हाँ, तो जब मैं 2000 में मुखिया बना तो उस समय मेरा उम्र कम था। आज से 20 वर्ष पहले मुखिया बना तो हमको एक बच्चा लोग समझते थे कि ये मुखिया में बना। उस समय पूरा धनंजय जी, पूरा भोजपुर जिला भर में मात्र 2 से 3 दलित समाज के मुखिया रहे। उतना ही आपका संगठन मजबूत था। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ आंकड़ा कम बोलूं, चाहे कुछ ज्यादा भी बोलूं, लेकिन उस समय जब 13 विधायक थे या पूरा संगठन मजबूत था, उसके बावजूद भी जब आरक्षण पंचायत में नहीं था तो उस समय मुखिया मात्र पूरा जिला में 2-3 हुए थे हमारे जगह। कि ना से हॉप डाल जहाँ एकदम देंगे उधर थोड़ा हो बात तो बढ़िया बात। नीतीश जी जब अम्बेडकर जी के जो सोच है, अम्बेडकर जी जो करना चाहते थे, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को उठाना चाहते थे, उसको लागू किए नीतीश। जब पंचायत चुनाव में आरक्षण हुआ, मुखिया में आरक्षण लगा, तो हर ब्लॉक से 4-4 मुखिया दलित समाज से चुन कर गया। आज भी आपके ब्लॉक में 4 मुखिया, 3 मुखिया, क्योंकि ये छोटा ब्लॉक है, 3 दलित समाज से मुखिया, अति पिछड़ा समाज से 3। मतलब जिस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं था, 17 में 6 मुखिया उस समाज से लोग। वो अम्बेडकर जी का देन, अम्बेडकर जी का देन है, और उसको लागू किए नीतीश। तो इस लिहाज से तो हम नीतीश जी को अच्छा कहेंगे। इस लिहाज से तो हम इसलिए अच्छा नीतीश जी को कहेंगे कि अम्बेडकर जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अम्बेडकर जी जो चाहते थे उस पर चल रहे हैं। मैं राजनीति पर ज्यादा नहीं जाते हुए मैं इस परिप्रेक्ष्य में आता हूँ यहाँ कि आज
एक और चर्चा जरूर करूँ कि जब मैं पहली बार मुखिया हूँ तो 14 लाख रुपया मिला हमको खर्च करने के लिए पूरे पंचायत। दूसरा बार मुखिया हुआ, जो पहला रिजल्ट था लालू जी का रिजल्ट था, राबड़ी देवी जी का। दूसरा बार जब मुखिया में बना तो नीतीश जी का सरकार बना, एनडीए का सरकार बना। तो उस समय हमको 5 वर्ष में आया 45 लाख रुपया खर्च। तीसरा बार जब मैं मुखिया बना, नीतीश जी का ही सरकार था, तो हमको खर्च करने के लिए आया करीब 95 लाख 5 साल। इंदिरा आवास जो दलितों को देना है, गरीबों को देना है, राजद के शासन काल में 10-12 आते थे एक साल में, और अब आ रहा है कम से कम एक साल में 70 से 80 और 100 के बीच, मतलब 50 से 100 के बीच में ये खड़ा है। इसको आप झुठला नहीं सकते। आज संयोग से नीतीश जी का दिन है कि आज हम मुखिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कोई गिलानी नहीं है। आज पंचायत में आरक्षण नहीं रहता तो हो सकता था कि हम मुखिया हो, चौथा बार मुखिया बन जाते। चूंकि हम ईमानदारी पूर्वक और सब लोगों के दुख दर्द के शरीक होते थे और उस तरह से हम पंचायत चलाते थे कि मेरा पंचायत में कोई कंट्राडिक्शन नहीं था। ऐसे विरोधी लोग तो होते ही हैं। तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि नीतीश जी के चलते मैं मुखिया नहीं हूँ, फिर भी नीतीश जी के साथ, इसलिए नीतीश जी के साथ हो कि जब मैं पहले बार मुखिया बना था तो मोटरसाइकिल मेरे घर में था और मैं टोलवा जाता था बरसात के सीजन में और पानी हो जाता था, तो हम अपना मोटरसाइकिल बड़का चलता चपटोरी तोड़ करके पैदल घर जाते। वो पोजीशन किसी तरफ से भी पटेला बाजार जाने के लिए मोटरसाइकिल ले करके आदमी चला जाए पटेला बाजार, वो परिस्थिति नहीं है। आज पटेला बाजार जाने के लिए आपके चारों तरफ से पक्की रोड बन जाती, तो वो दिन भी हम देखे हुए महसूस भी करते हैं। आज जो वर्तमान में मुखिया है, चौथा टर्म के मुखिया है, आज वैसा मुखिया है, ये अम्बेडकर राहुल जी का देन है कि मात्र पंचायत में 25 वोट कुछ समाज का, धोबी समाज। पूरा पंचायत में अगर जाति बेस वोट निकाला जाए तो उस जाति का 25 वोट है और वो पंचायत का मालिक है, पंचायत का मुखिया है। वो किसका देन है? तो अम्बेडकर जी का देन है। और अभी उस मुखिया के हाथ में, इसी मुखिया के नहीं, हर मुखिया के हाथ में 5 करोड़ रुपया आया है 5 साल में खर्च कर। 5 करोड़ आप सोच सकते हैं कि कहां 15 लाख और कहां 5 करोड़। अगर लेकिन कमी है समाज में भी। अगर हम मुखिया रहते तो पंचायत स्वर्ग बना देते, क्योंकि हम जब थे तब पैसा नहीं था, फिर भी जितना पैसा था उसमें हर गली गली हम बनाते। लेकिन आज 5 करोड़ रुपया भी खत्म हो गया पंचायत, फिर भी गली गली बाकी है। आपके सामने झूठ बोला है लेकिन कोई झूठ बोल नहीं रहा है। मेरा काम किया हुआ सब जगह सोलिंग कराया हुआ है और आज जो एस्टिमेट बन रहा है, सोलिंग भी है, मट्टी भी है, ढलैया भी है। तो केवल ढलैया हो रहा है, सोलिंग पहले ही का है, मट्टी पहले ही का है। काम होना चाहिए 2 लाख में, तो एस्टिमेट बन रहा है 10 लाख। तो ये तो सरकार नहीं आके रोकेगी, ये रोकना लोगों का काम। पैसा का सदुपयोग कैसे हो, पैसा का दुरुपयोग ना हो, तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैं भटक गया था। मैं विशेष रूप से फिर से धनंजय जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि छोटा ही सही लेकिन आपने एक अच्छी पहल की और इसने सोच को बृहद और कीजिए। मैं आपके पीछे जरूर खड़ा रहूंगा इस तरह के कार्यक्रमों में कि आप इस तरह का कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय कराएं। हर लोगों को, हर पार्टी के हर
लोगों को बुलाएं, लेकिन अपने समाज के लोगों को, इस तरह के कार्यक्रम में अपने समाज के लोगों को बुलाएं। और क्योंकि आप लोग अभी पढ़ाई के लाइन में है, हम लोगों से ज्यादा आप लोग के पास से साहित्य भी है, आपके पास ज्यादा ज्ञान भी है। एक विस्तृत चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट जो महान थे, महान एक ही राजा थे, अशोक, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक लगा, अशोक जी के पहले सम्राट लगा, और चंद्रगुप्त मौर्य के पहले लगा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये दोनों हम लोग के पूर्वज जो दोनों थे, इनके साथ, इनके इतिहास के साथ एक साजिश के तहत नाइंसाफी हुआ है। इनके इतिहास को जो स्थान मिलना चाहिए, जो उचित सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग आज भी शुरू में ही पहले ही वक्ता के रूप में बोले के चाहे भाई साहब कि जाति बड़ी छोट लागल कोई। अगर हम अपना इतिहास जान जाए, कोई बच्चा अपना इतिहास जान जाए, तो कभी नहीं अपना अपने जाति जब पूछा जाएगा तो फख्र से कहेगा कि हम कुशवाहा है, हम कोई नहीं। फख्र से, जब आप अंदर से गर्व महसूस करेंगे तो आपके चेहरा पर झलकेगा। आप जब हीन भावना में रहिएगा तो आपके चेहरा पर झलक जाएगा। आप अगला पीछे छोड़ जाते हो भाई कोई, तो आपका चेहरा ऊपर रहेगा। अगर आप में आत्मबल रहेगा, आप अपना इतिहास जान रहे होंगे, आप उससे तर्क करने की आप में क्षमता होगी। अगर पूछता है, अगर किसी बात पर आपको छोटा भी महसूस कराता है, आपको चाहे किसी बात से कहता भी हो। मैं एक बार मेरे साथ जो घटना घटा था, मैं वो भी शेयर कर देना चाहता हूँ। मैं वाहन के यहाँ जा रहा था, था बगल वाले सीट पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो पूछे कि बुआ कहाँ जा रहे, वही लिया जा रिश्ता तो क्या कर रहे हम किसको, तो सोचा कि भाई बढ़िया फैमिली बा, इसको मैं पाऊंगा। तो ना वो हमारा नाम से उसको मतलब नहीं था, उसको हमारा जाति जानने से मतलब। तो हम बोले कि ये संकट, तो उसको क्या जरूरत था, थोड़ी लगाव था बाबू जी के साथ का, द्वारिका। तो उसको तो पता चला नहीं कि राजपूत रवि क्या है। तो वो बुजुर्ग थे, वो आदमी पूछा हमसे कि नैका सिंह और पुरनका सिंह, बुजुर्ग आदमी देखिए मानसिकता, वो आदमी हमसे पूछ रहा है कि नैका सिंह और पुरनका सिंह, हम गर्व से करके हम नैका सिंह। तो इसी पर 5 मिनट तक मतलब बहुत काय सिंह लगा। तो हम उस समय, आज से 25-30 वर्ष पहले की बात है, IIT-CBSE में मैं था, तो बहुत अच्छी है, हमको भी जानकारी नहीं था। जब पढ़ाया नहीं गया था, मैं हकीकत बताता हूँ कि जब मैं BSc करके निकला, उस समय तक भी, क्योंकि हम लोग विशेष रूप से साइंस के विद्यार्थी थे और हम लोग उससे अलग भटकर से कुछ जानकारी इकट्ठा ही नहीं कर पा, मतलब समय भी नहीं था और करने की चाह नहीं। बस मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री
यही मेरा होगा कि जानने से विदेश से नॉलेज से वास्ता ना रहला आ जरूरत भी ना रहे तो हमरा बड़ी अजीब लागल कि साला लड़का सिर्फ तुरंत तो हमको ये भी चीजें लोग जो समीकरण की बात नहीं होने का लोग तब हमको वो चीज कुछ जानकारी थी तब हम उनके साथ उसी मुद्दा पर उनसे बहस की कि आप अच्छे बताइए आप बाबू साहब हैं अब बाबू साहब के लिए फार्मा उठा के कहीं के अलावा तो बाबू साहब हैं हम कुशवाहा हैं लेकिन कुशवाहा है राम जी के रूप को लेकर हम वैसे ही उनका वही भाषा में बोले तो हम जब कुश बनता है कुशवाहा है तो रावत छत्री किसे होगी हम छत्री होंगे हम लोग छत्री हैं हम लोग राम जी का पैदाइश है हम लोग कुशवाहा है हमको उतने नॉलेज लेकिन वो नॉलेज तो क्योंकि अपना इतिहास जानिएगा तो समाज में कभी कभी गर्व से सर ऊंचा करके आप चल रहे ठीक है आपको स्थिति है परिस्थिति भी उस तरह का बनाया है आज हम लोग छोटे काश्तकार हो गए हम लोग के पास जमीन कम हो गया इसके पीछे के कारण रमनिया जी बहुत ही हमारे नॉलेज की बात की इन्होंने बताया कि वो कैसे यहाँ से मिटाया निश्चित रूप से सम्राट हम लोग को भी जानकारी हुआ सम्राट अशोक के समय से दूर दूर तक फैला हुआ और उसमें हमारे जो सम्राट अशोक थे राजा उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बौद्ध धर्म को प्रसार के लिए विदेशों में थे आज जो बौद्ध धर्म भारत से निकला